दोस्तों, क्या हो अगर सिर्फ एक ही पल में हमारे अर्थ के सारे लोग मर जाएं या अचानक गायब हो जाएं। हमारी आज की कहानी कुछ इस तरह के इवेंट से मिलती जुलती है, जिसमें मॉस्को के एक स्पेसिफिक सर्कुलर एरिया को छोड़कर अचानक बाकी जगह के लोगों के साथ क्या होता है ये किसी को भी नहीं पता। और स्पेसिफिक सर्कल के लोग जो जिंदा बच गए हैं, इस एरिया को कहा जाता है लाइफ ऑफ सर्कल। और इस एरिया के लोगों के साथ क्या क्या होने वाला है यह भी आपको कुछ देर में पता चलने ही वाला है। इमरजेंसी अलार्म बजता है और आउटपोस्ट के सारे सोल्जर्स अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं। उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ अनआइडेंटिफाइड चीज उनकी तरफ 20 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से आ रही है। सारे सैनिक उस तरफ गन पॉइंट कर तैनात खड़े होते हैं। तभी सीन कट और चलते हैं 24 दिन पहले, जब अर्थ पर सब कुछ नॉर्मल है। ओलेग, जो एक रशियन सोल्जर है, वो मॉस्को में एलेना नाम की लड़की को डेट कर रहा है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि एक कॉमर्शियल प्लेन जो पेरिस के ऊपर से उड़ रहा है, अचानक प्लेन के अंदर लोग बेहोश होते हैं और प्लेन नीचे गिरना शुरू होता है और पूरा पेरिस, जो कुछ सेकंड पहले रोशनी में डूबा हुआ था, उस पर अंधेरा छा जाता है। दोस्तों, ऐसा पेरिस के साथ ही नहीं बल्कि पूरे अर्थ के साथ हुआ है, सिवाय इस पॉइंट को छोड़कर। दोस्तों, यही वो सर्कुलर एरिया है जो इस सडनली हुए डिजास्टर से बच गया है। ये मॉस्को शहर है। तभी ओलेग और एलेना को न्यूज से पता चलता है कि उनके शहर का अपने कई बड़े स्टेट्स से कनेक्शन टूट चुका है। रशियन आर्मी एक क्विक मिशन प्लान करती है और अपने आसपास के शहर की तरफ जाती है, जिनसे ये लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आर्मी वाले देखते हैं कि एक पॉइंट पर आकर रोड लाइट्स बंद होना शुरू हो चुकी हैं। वो किरोव शहर पर लैंड करते हैं और आर्मी वाले डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर जाते हैं, ये जानने के लिए आखिर यहाँ हुआ क्या है। और वो रोशनी कर वहाँ देखते हैं कि सारे लोग जो उस बिल्डिंग में मौजूद थे वो सब मर चुके हैं। और ये सिर्फ यहीं का नहीं बल्कि हर जगह का यही हाल है। वो लोग एक घर में एंटर होते हैं। एक ऑफिसर घर को चेक करने के लिए अंदर जाता है और अचानक उस पर कोई आदमी अटैक कर देता है। और जब तक सारे ऑफिसर गन शॉट की आवाज सुन उस तक पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि सोल्जर्स घायल है और कोई आदमी विंडो से जंप करता है। सोल्जर्स उस पर फायर करते हैं, लेकिन उस पर गन की बुलेट्स का कोई असर नहीं होता और वो वहां से भाग जाता है। उनको समझ नहीं आता आखिर ये कौन है जिसको इतनी गोलियां भी लगी लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। जल्दी से घायल सोल्जर्स को वापस शहर ले जाया जाता है। दोस्तों, इस ब्लैकआउट को हुए करीब 3 हफ्ते हो चुके हैं और आर्मी को अपने आसपास के शहर से कई लोगों की डेड बॉडीज मिली हैं, जो किस कारण से मरे ये अब तक नहीं पता चल पाया है। दोस्तों, ये है यूरा, जो आर्मी में है। उसे इमरजेंसी होने के कारण अपनी छुट्टियां पूरी किए बगैर वापस बुलाया जाता है और मजबूरन उसे अपनी बीमार मां को छोड़कर जाना पड़ता है। दोस्तों, ये है आउटपोस्ट बी, जो कि लाइफ ऑफ सर्कल के बॉर्डर पर एक बड़ा आर्मी बेस बनाया गया है। लेफ्टिनेंट ओस्मो सोल्जर्स को बताती है कि 24 दिन पहले जो ब्लैकआउट यहाँ हुआ है उसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। उन्हें पता लगाना है कि आखिर ये अनजान दुश्मन है कौन, जिसने एक ही सेकंड में इतने लोगों को मार दिया। उनकी कई टीम पहले भी क्वारंटाइन जोन में गई लेकिन वो वापस नहीं लौटी। अब की बार वो फिर 7 टीम को अलग अलग शहरों में भेजेंगे, लेकिन इस बार इस टीम का वापस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बाद अब उन पर कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। यही 7 टीम उनकी आखिरी उम्मीद है। रात को यूरा और ओलेग नॉर्मली बात कर रहे होते हैं। तभी ओलेग को पता चलता है कि जिस लड़की को वो डेट कर रहा था, एलेना, वो डॉक्टर है जो घायल सोल्जर्स का इलाज करती है। तभी अलार्म बजता है और उसके बाद क्या हुआ वो आपको पता ही है। सोल्जर्स अनजान दुश्मन का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही लेफ्टिनेंट ओस्मो मेजर डोलमेटोव को ऑर्डर करती है कि अनजान दुश्मन सिर्फ 100 मीटर दूर है, मेजर फ्लेयर गन चलाता है ताकि रोशनी हो सके और बहुत सारे बड़े बड़े जानवर उन पर अटैक करते हैं। सोल्जर्स कंटिन्यू फायर करते हैं और तब तक करते हैं जब तक वो होश में है। सुबह पता चलता है कि आखिरी रात जिन जानवरों ने उन पर अटैक किया वो भालू थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे इन भालुओं को किसी ने कंट्रोल किया है और इतना एग्रेसिव बना दिया है। ओलेग, जो कि एक मरे हुए भालू के गिरफ्त में है, वो पूरी तरह से घायल हो चुका है। बाकी आप देख ही रहे हैं सभी सोल्जर्स ने इन भालुओं का क्या हाल करा है। एलेना ओलेग का ट्रीटमेंट करती है। दोस्तों, यहाँ मॉस्को में एक सोल्जर क्वारंटाइन जोन से बच गया था। उसमें ये एबिलिटी आ चुकी है कि वो उस अज्ञात दुश्मन के दिमाग से जुड़ सकता है जिसने ये सब ब्लैकआउट करा है। उसका नाम साशा है। यहाँ आउटपोस्ट बी से सोल्जर्स की 7 टीम क्वारंटाइन जोन में अलग अलग शहरों के लिए रवाना होती है, जिसमें ओलेग अलग टीम में, यूरा अलग टीम में होता है। ओलेग की टीम एक विलेज में एंटर होती है। उनके एक ऑफिसर के पैर में सरिया घुस जाती है, जिसके वो बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है।
और यहाँ टीम 7 मतलब कि यूरा की टीम किरोव शहर में पहुंचती है, जहां वो एक बिल्डिंग में आराम करने के लिए रुकते हैं। अगले दिन सोल्जर्स के पैर के इलाज के लिए एलेना वहां आती है। यहाँ यूरा देखता है कि जिस स्टोर का गेट कल रात बंद था, आज सुबह वो थोड़ा खुला हुआ है। वो अपने टीम के कुछ सोल्जर्स के साथ वहां चेकिंग के लिए जाता है। अभी तो स्टोर के अंदर उन्हें कोई नहीं दिखता, लेकिन उन्हें लग रहा है कि शायद रात को यहाँ कोई फिर आएगा, इसलिए वो हैंड ग्रेनेड का एक ट्रैप लगा देते हैं और इंतजार करते हैं रात होने का। दोस्तों, साशा याद है जो दुश्मन से कनेक्ट हो सकता है। वो हॉस्पिटल की छत पर जाता है, जहां उसे काली जैकेट पहना एक आदमी नजर आता है। इसका नाम ईद है। वो साशा को कहता है कि पहली वेव के दौरान तुम बॉर्डर पर थे, लेकिन तुम रा के कंट्रोल में नहीं आए और अब तुम मुझे बता सकते हो कि वो कहां पर है। दोस्तों, रा ये वही है जिसने पूरे अर्थ को ब्लैकआउट में डाल दिया है और ईद उसे रोकना चाहता है ताकि अर्थ पर इंसानियत पूरी तरह से खत्म ना हो। वो अपना चेहरा साशा को दिखाता है, जो कि इंसानों से पूरी तरह से अलग है। असल में ईद और रा एलियंस है, लेकिन जो रा है वो अर्थ पर कब्जा करना चाहता है। तभी लेफ्टिनेंट ओस्मो वहां आती है, जो ईद को देखकर उस पर गन तान देती है और कई ऑफिसर भी उसके साथ ईद को घेर लेते हैं। तभी अचानक सारे ऑफिसर ईद को छोड़ ओस्मो पर गन पॉइंट कर देते हैं। होता क्या है कि ईद के पास एक सुपर पावर है। वो खुद को किसी के भी बॉडी में कन्वर्ट कर सकता है और किसी और की बॉडी को भी कन्वर्ट कर सकता है। अभी वो खुद ओस्मो बन जाता है और ओस्मो को अपनी बॉडी से कन्वर्ट कर देता है, जिससे सारे ऑफिसर भ्रम में आ जाते हैं। ईद लेफ्टिनेंट ओस्मो को बोलता है कि ये सिर्फ मेरी पावर का एक छोटा सा डेमो था और अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो कुछ टाइम में मेरे जैसे लाखों यहाँ होंगे जो तुम सबको चुटकियों में खत्म कर देंगे। ओस्मो के पास ईद की बात सुनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। अब दोस्तों, ईद उन्हें सब कुछ अच्छे से बताता है क्यों सिर्फ मॉस्को का ही सर्कुलर एरिया सेफ रहा, बाकी सब ब्लैकआउट हो गया। रा ने एक रेडिएशन स्पेस से अर्थ पर छोड़ी थी, जिससे सारे लोग या जानवर रा के कंट्रोल में आ गए, लेकिन मॉस्को के इस हिस्से पर चांद की शैडो थी, जिससे एक सर्कुलर एरिया पर रेडिएशन का असर नहीं हुआ और उसे लाइफ ऑफ सर्कल का नाम दिया गया। अब आ जाओ, ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? रा और ईद जिस प्लेनेट से आए हैं उनका सन बिल्कुल खत्म हो चुका है और उन्होंने अर्थ को ढूंढा जो बिल्कुल उनके रहने के हिसाब से बना हुआ है और अर्थ का सन अभी काफी यंग है। ईद बताता है कि हमारी कोलोनाइजेशन शिप को अपने प्लेनेट से अर्थ तक आने में 2 लाख साल का टाइम चाहिए और दोस्तों, ये 2 लाख साल का सफर अगले दिन ही पूरा होने वाला है। मतलब कि ईद जैसे लाखों में यहाँ कल आ चुके होंगे, लेकिन ईद चाहता है कि इंसानियत पूरी तरह से खत्म ना हो, इसलिए वो इंसानों की मदद करना चाहता है, जिसके लिए उसे रा को रोकना पड़ेगा। और रा इस वक्त कहाँ पर है ये सिर्फ साशा ही बता सकता है, क्योंकि रा और साशा का ब्रेन एक दूसरे से कनेक्ट है। आई होप सो दोस्तों, आप सब समझ चुके होंगे कि ये सब किस लिए और कौन कर रहा है। अब आ जाओ यूरा के पास, जिन्होंने स्टोर रूम में एक ट्रैप लगाया था। उन्हें स्टोर रूम से ग्रेनेड ब्लास्ट होने की आवाज आती है। वो स्टोर रूम के लिए निकलते हैं। यूरा ओलिया को, जो प्रेस से है और इनके साथ आई हुई है, वो उसको बताता है कि ये 2 फ्लेयर गन है, पर्पल और रेड। पर्पल मतलब अभी हम जिंदा हैं, मदद चाहिए, और रेड मतलब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वो स्टोर रूम में जाते हैं और उन्हें एक लड़का मिलता है जो ग्रेनेड की वजह से घायल हो चुका है। वो उसे बिल्डिंग में लाते हैं। उस लड़के को होश आता है, जो उन्हें बताता है कि वो स्टोर रूम में खाने के लिए गया था। उसके बाद उसे याद नहीं उसके साथ क्या हुआ। टीम कैप्टन उसके पास आता है, जो उसे पूछता है कि कोई और भी यहाँ है। वो लड़का अचानक कैप्टन का चाकू निकालता है और उसके गले में घोंप देता है। तभी यूरा उसे भी मार देता है, लेकिन कैप्टन भी जिंदा नहीं बच पाता। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि इस लड़के को भी रा कंट्रोल कर रहा था। दोस्तों, यहाँ ओलेग की टीम पर अटैक होता है। उस टाइम एलेना उसके साथ ही होती है और यहाँ यूरा, जिसने अभी अभी अपना कैप्टन खोया है, उसके ऑफिसर जो छत पर है, वो बताता है कि कई सारे हथियारबंद लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। वो लोग कंटिन्यूअस सोल्जर्स पर फायरिंग स्टार्ट करते हैं और यही हाल ओलेग की टीम के साथ होता है। वो जिस विलेज में है वहाँ कई सारे लोग आते हैं और सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों, काफी देर तक बहुत गंदी वाली फाइट होती है, जिसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं जिनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, और इसी तरह कई सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। जब यूरा को लगता है कि बात हाथ से निकलती जा रही है, वो तुरंत ओलिया को फ्लेयर चलाने को बोलता है। ओलिया पर्पल फ्लेयर आउटपोस्ट की तरफ चला देती है और यहाँ आउटपोस्ट पर मेजर डोलमेटो को चारों तरफ से पर्पल और रेड फ्लेयर शॉट नजर आते हैं। इसका मतलब है दोस्तों, सिर्फ यूरा और ओलेग की टीम पर ही नहीं, बल्कि सब टीम पर सब लोगों ने अटैक कर दिया है।
जब थोड़ी शांति होती है तो यूरा जिंदा बचे सोल्जर्स और ओलिया के साथ बिल्डिंग के टॉप पर जाता है और इस जगह से जल्दी निकलता है। रास्ते में उन्हें कुछ और लोग मिलते हैं जिन्हें मारते हुए वो गैराज में पहुंचते हैं और वहां से गाड़ी लेकर टीम नंबर 4 मतलब कि ओलेग की टीम की तरफ निकलते हैं। यहाँ ओस्मो ईद और साशा को लेकर आउटपोस्ट की तरफ निकलती है। वहाँ उसे मेजर डोलमाटोव से मिलाती है जिसे अभी कुछ देर पहले एक ही झटका मिला था फ्लेयर गन वाला। ईद साशा को रा के बारे में सोचने को बोलता है ताकि उसे रा की लोकेशन मिल सके। काफी डीप फोकस करने के बाद साशा को रा की लोकेशन मन में नजर आने लगती है जहां वो किरोव की एक ऊंची बिल्डिंग पर खड़ा हुआ है। साशा उस बिल्डिंग की ड्राइंग एक पेपर पर बना देता है। लेफ्टिनेंट ओस्मो डोलमाटोव को ईद के बारे में सब कुछ बता देती है। ईद उन्हें कहता है कि जितने सोल्जर्स, टैंक्स, वेपन वो ले सकते हैं वो लें और किरोव की तरफ हमला करें। ईद साशा को आउटपोस्ट में ही रुकने को बोलता है और बाकी सोल्जर्स और टैंक्स किरोव की तरफ हमला करने के लिए निकलते हैं। आउटपोस्ट से कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद डोलमाटोव देखता है कि आउटपोस्ट की तरफ कई सारी गाइडेड मिसाइल जा रही हैं और कुछ ही मिनटों में वो आउटपोस्ट पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और जितने भी सोल्जर्स वहाँ होते हैं वो सब मर जाते हैं, जिसमें साशा भी शामिल है। लेफ्टिनेंट ओस्मो और डोलमाटोव बर्बादी का ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। असल में ईद को पता था ऐसा होने वाला है क्योंकि जिस तरह साशा रा को देख सकता है उसी तरह रा भी साशा को देख सकता है और उसे साशा की वजह से आउटपोस्ट की एग्जैक्ट लोकेशन मिली जिस कारण उसने वहां इतना बड़ा अटैक कर दिया। दोस्तों यही कारण है कि ईद साशा को अपने साथ नहीं लाया। इस घटना के बाद ओस्मो को ईद पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। ईद उसे कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जितने अभी बचे हो उतने भी नहीं बच पाओगे। सुबह होती है। यूरा उस विलेज में पहुंचता है जहां ओलेग की टीम थी। उन्हें ओलेग और जिंदा बचे सोल्जर्स जल्दी मिल जाते हैं। वो दोनों सिचुएशन के बारे में बात कर ही रहे होते हैं तभी उन्हें टैंक्स की आवाज आती है। डोलमाटोव और बाकी सब भी वहां आ चुके हैं। वो ओलेग और यूरा को आउटपोस्ट पर हुए हमले के बारे में, ईद के बारे में और अभी उनका दुश्मन रा किरोव में है, इन सब के बारे में सब कुछ बताता है। और दोस्तों वो सब किरोव की तरफ निकलते हैं अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ने के लिए। शहर में एंटर होने के बाद उन्हें कई सारे सिविलियन हथियार के साथ खड़े मिलते हैं। डोलमाटोव टैंक्स को ऑर्डर देता है बिना रुके आगे बढ़ते रहो। फिर क्या था दोस्तों, आर्मी को मजबूरन अपने ही लोगों को जानवरों की तरह मारना पड़ता है। कई लोग तो बॉम्ब के साथ बिल्डिंग से टैंक पर कूदने लगते हैं जिससे कई टैंक डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, लेकिन एंड तक 2 टैंक उस बिल्डिंग तक पहुंच ही जाते हैं जहां रा मौजूद है। उस बिल्डिंग में भी सोल्जर्स और टैंक्स कई सारे लोगों को मार देते हैं। ईद यूरा और 2 सोल्जर्स के साथ बिल्डिंग में ऊपर की तरफ जाता है रा को मारने के लिए और बाकी सोल्जर्स उन लोगों से लड़ते हैं जो बिल्डिंग में घुसना चाह रहे हैं। काफी देर तक गोलीबारी और बमबारी होती है और यहाँ बिल्डिंग के टॉप तक आते आते 2 सोल्जर्स भी मारे जाते हैं और एंड में ईद और यूरा बिल्डिंग के टॉप तक पहुंचते हैं जहाँ रा उन्हें मिल जाता है। रा और ईद की कुछ देर तक हैंड टू हैंड फाइट होती है और लास्ट में ईद उसके सीने में से एक बॉक्स निकालता है और इस बीच यूरा एक ग्रेनेड रा की बॉडी में डाल देता है जिससे रा मर जाता है और रा के मरते ही सारे लोग जो सोल्जर्स पर अटैक कर रहे थे वो बेहोश हो जाते हैं। दोस्तों इस जंग में यूरा, ओलेग, एलेना, ओलिया, ओस्मो और ज़ेन्या जिंदा बच पाते हैं। दोस्तों ज़ेन्या शुरू से ही ईद के साथ था लेकिन अब उसे लगता है कि ईद चाहता तो ये सब पहले ही रोक सकता था। इसके लिए 1.8 बिलियन लोगों को मारने की कोई जरूरत नहीं थी। ईद उसे बताता है कि अगर मैं ये पहले कर देता तो एलियंस के कैप्टन को उस पर शक होता और वो पहले ही अर्थ पर अटैक कर देते और इतना भी टाइम नहीं मिलता इंसानों को जो अब मिला है। ओलेग और ज़ेन्या को ईद की बात बिल्कुल ठीक नहीं लगती और ज़ेन्या ईद को मारने जाता है। तभी वो अपनी बॉडी ओस्मो से एक्सचेंज कर लेता है जिस कारण ओस्मो मर जाती है। अब यूरा चाहता है कि ईद उनके साथ रहे ताकि जो एलियंस अर्थ पर आने वाले हैं वो उनसे लड़ने में उनकी मदद करे, लेकिन ओलेग उसे मारना चाहता है और इस मतभेद के चलते ओलेग और यूरा में थोड़ी देर फाइट होती है और इसी दौरान ज़ेन्या ईद को लेकर बिल्डिंग से कूद जाता है जिस कारण ईद और ज़ेन्या भी मर जाते हैं। अब सिर्फ यूरा, ओलेग, एलेना, ओलिया बचे हैं जो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा शिप किरोव शहर पर लैंड कर रहा है।
यूरा में अब इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो आगे लड़ सके, इसलिए ओलेग, एलेना और ओल्या वो तीनों शिप की तरफ जाते हैं। वो देखते हैं कि एलियंस एक स्लीपिंग कैप्सूल में हैं जिसका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों इस शिप में चारों तरफ ग्रेविटी है और ये कैप्सूल एक ऑक्सीजन पाइप से कनेक्टेड है। वो तीनों मिलकर इनकी पाइपलाइन को डैमेज करना शुरू करते हैं, जिनसे ये एलियंस कैप्सूल के अंदर ही मर जाते हैं। धीरे धीरे वो सब कैप्सूल की ऑक्सीजन लाइन डैमेज कर देते हैं और सिर्फ एक लाइन रह जाती है जो एलेना के पास है। टाइमर जल्दी खत्म होने वाला है। एलेना की एमो खत्म हो चुकी है। वो ओल्या से कुल्हाड़ी मांगती है जो कि करेक्ट 180 डिग्री एंगल में उसके ऊपर खड़ी है। वो एलेना की तरफ कुल्हाड़ी फेंकती है। एलेना ऑक्सीजन लाइन को काटने वाली होती है, तभी वो देखती है कि ये बच्चों वाले कैप्सूल से कनेक्ट है और वो रुक जाती है। इतने में ओलेग और ओल्या वहां आते हैं। वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो बच्चों को नहीं मारेंगे, क्योंकि ईद ने भी इंसानों को बचाने के लिए अपनी पूरी प्रजाति को मरवा दिया। इसलिए अब इंसानों का भी फर्ज है वो उनकी प्रजाति को पूरी तरह से खत्म ना करें। तभी टाइमर खत्म होता है और वो सभी बच्चे बाहर निकलते हैं। वो सब ओलेग, एलेना और ओल्या को इस उम्मीद की नजरों से देखते हैं कि यही लोग उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें यहाँ रहने के लिए जगह देंगे। सो दोस्तों यहाँ पर हमारी कहानी का एंड होता है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आपको जानना है कि एक सुपर कंप्यूटर और एक ह्यूमनॉइड रोबोट किस तरह इंसानों के लिए खतरा बन सकता है, तो आप प्लीज इन दोनों वीडियो में से जरूर किसी को देखें। मैं मिलूंगा जल्दी एक और बेहतरीन कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।